मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सुपरपोजिशन का 18 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले का लेक्चर बच्चों हमने वाइब्रेशन ऑफ मोड, जो स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशन मोड होते थे उसमें हमने फर्स्ट मोड, सेकंड, थर्ड मोड या हार्मोनिक, ओवरटोन, ये सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बच्चों जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक आपके बुक्स में 6.7.6 लॉज ऑफ स्ट्रिंग है ना, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इसके लिए आप लोगों ने, आपको पता है बच्चों कि आपने एक स्ट्रिंग ली थी, करेक्ट है, ये रिजिड सपोर्ट था और रिजिड सपोर्ट को ये स्ट्रिंग के ऊपर बच्चों मैंने टेंशन लगाने के बाद ये वाइब्रेट होती थी, जुम 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 जुम, करेक्ट है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों मुझे मिली थी 1/2L √T/m। व्हाट इट बच्चों, ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली थी। इससे बच्चों हम लोगों को लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग निकालने, और आपको पता है ये ट्रांसफर वेव्स है, यहां पे दो नोड्स तैयार होते हैं, ये सभी चीजें ऑलरेडी, ये एंटी नोड होता है, ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों यल क्या है, इसका मतलब तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये पता रहा तो हम लोग लॉ निकालने में मदद हो जाएगी। टी क्या है बच्चों, ये है हमारे पास टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है। और स्मॉल एम क्या है बच्चों, स्मॉल एम है मास पर यूनिट लेंथ। इसी को बच्चों दूसरा नाम क्या दिया था मैंने, इसका मतलब ये है, लेकिन नाम है इसका लीनियर डेंसिटी नाम था। चलो अब लॉ की तरफ बढ़ते बच्चों। आपकी बुक्स में जो लॉज दिए, पहला है लॉ ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ के बारे में। सबसे पहले बच्चों लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। तब हमने क्या किया कि यहां पे जो भी स्ट्रिंग है आपकी, यहां पे हमने ऐसे दो लूप्स तैयार किए थे, याद होगा बच्चों मेरे भाई, ये ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों यहां पे कि लेंथ सेम रखी, देखो लेंथ सेम रखी, लेकिन बच्चों यहां पे टेंशन चेंज हुआ होगा, ठीक है, नहीं लॉ ऑफ लेंथ के बारे में बात करनी है तो ठीक है। हमने क्या किया यहां पे कि लेंथ चेंज कर दी, थोड़ी लेंथ कम ज्यादा कर लेंगे, ठीक है, जो भी करना है कर लो, ठीक है, ऐसा लग रहा है लेंथ कम की, ठीक है बच्चों। या यहां पे सेम टू सेम कर सकते हैं, यहां पे लेंथ चेंज करने के बाद एक लूप तैयार हो रहा है, ऐसा कंसिडर करें। लेकिन बच्चों मैंने टेंशन सेम, यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन सेम, यहां पे मास, ये मास दोनों सेम रखे, ठीक है बच्चों। तो फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, जो भी आपने देखा होगा। तो बच्चों यहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये सेम है, ये मतलब बच्चों मैंने यहां पे टेंशन को कांस्टेंट रखा है, बोल रहा हूं, ये लीनियर डेंसिटी को भी मैंने कांस्टेंट रखा है। तो कौन वेरिएबल होगा, मेरे पास फार्मूला बच्चों ये, ठीक है। तो इसका टेंशन को नाम भी दे सकते हैं, देना है तो आपको M1 N1 इसको ऐसा नाम दे सकते हैं, लेकिन L1 नाम देने की जरूरत नहीं। लेंथ बच्चों ये जो है, अच्छा नहीं ये कांस्टेंट है, इसको L1 बोलेंगे, ऐसा करो, क्योंकि ये मैंने चेंज करा हूं। तो यहां पे बच्चों अगर इनको कांस्टेंट माना है तो आपको पता है कि इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1/L1, बाकी सभी क्वांटिटी मेरे पास कांस्टेंट है। तो इसको लिख सकता हूं, अगर कांस्टेंट इक्वल टू हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी मिलती है और वो बनती है ये। इसको कैसा लिखना चाहिए, सिंपल तरीका बच्चों क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन होगी, है ना, हम फंडामेंटल बुक्स में दिए इसलिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, देखो डिवाइडेड है कोई नंबर तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एट दिस टाइम कौन कौन कांस्टेंट बच्चों, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है ना, टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड लीनियर डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है,
मतलब बच्चों हमने टेंशन सेम रखा है, जो 10 न्यूटन था यहां पे भी 10 न्यूटन है। मास पर यूनिट लेंथ वो भी सेम है बच्चों। यहां पे फिर लेंथ के ऊपर डिपेंड रहेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, लेंथ कितनी है कितनी नहीं है। लेंथ बड़ी कर दी तो हो सकता है कि हमारे फ्रीक्वेंसी यहां पे, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये इनका कहना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण। तो यहां पे बच्चों एक बात ध्यान में रखना है कि लेकिन टी अनियम ये कांस्टेंट है, ये लॉ ऑफ लेंथ होगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास ऑलरेडी है, लॉ ऑफ टेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये लॉ ऑफ टेंशन, ये ठीक है। लॉ ऑफ टेंशन में बच्चों देखो हमारे पास टेंशन के बारे में बताना है, मतलब बच्चों यहां पे जो लेंथ है वो कांस्टेंट है हमारे पास, और ये जो मास पर यूनिट लेंथ जो है या लीनियर डेंसिटी ये भी कांस्टेंट है। मतलब बच्चों जो लेंथ ले रहा हूं ये लेंथ हमारी देखो, ये लेंथ दोनों भी कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी हम लोग टेंशन जो लगाएंगे यहां पे, जो टेंशन है जो स्ट्रिंग का, इसके ऊपर से हमारे लूप्स जो भी डिपेंड होगा यहां पे फंडामेंटल, सेकंड, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक जो भी आप बोलते होंगे देख लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूं। इसको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, है ना। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड, फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, ये भी है तरीका। तो हमारे पास जो फार्मूला बच्चों n इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ टी बाय यम, मैं T1 बोल सकता हूं कि यम और यल कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट रखते हैं तो मेरे ख्याल से इज इक्वल टू करते हुए हम लोग इसको कांस्टेंट मानेंगे, तो ये रूट ऑफ T1, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है बच्चों, इसका कांस्टेंट लिया है मैंने। तो n इज इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब लिख सकते हो दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट ऑफ है, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। समझे, यहां पे कौन कांस्टेंट बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड कौन, लीनियर डेंसिटी, जो लीनियर डेंसिटी, ठीक है, रिमेन, क्या लिखोगे बच्चों, कांस्टेंट। मतलब उनका कहना है ये टेंशन कितना लगाए उसके ऊपर मेरे यहां पे नंबर्स ऑफ लूप्स तैयार होंगे बच्चों। मैंने टेंशन लगाया पहले, देखो एक लूप तैयार होगा, दोबारा टेंशन लगाया, ज्यादा टेंशन लगाया होगा मैंने, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। लूप बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ते, नंबर्स ऑफ लूप्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने लूप फॉर्म करना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। मतलब यहां पे पल्प किया मैंने, टेंशन दे दिया बच्चों, जुम, एक लूप तैयार होगा। यहां पे और टेंशन बढ़ा दिया बच्चों, टेंशन बढ़ाने से हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी है वो स्क्वायर रूट में है बच्चों। किसमें है, स्क्वायर रूट में। मतलब ये लॉ ऑफ टेंशन की है। मतलब देखो यहां पे सेम टू सेम बच्चों लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी लिखेंगे आप। क्या तीसरा लॉ कौन सा हमारे लिए अभी, लीनियर डेंसिटी के लिए है, जो मैंने लिखा है यम का मतलब क्या होता है इसके ऊपर डिपेंड है अभी। चलो, तो लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। चलो, मतलब बच्चों ये जो ये स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है क्या नहीं, इसकी बात करेंगे। आपको पता है बच्चों अभी मेरे ख्याल से टेंशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो दे रहा हूं वही है, लेंथ भी कांस्टेंट है हमारी, लेंथ भी कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। बचा कौन, यम। तो इसका मतलब बच्चों ये जो फार्मूला था हमारे पास, ये इसको m1 लिखो क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि बच्चों ये कांस्टेंट ये डिवाइडेड है, तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्या है, लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। मतलब बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों,
लीनियर डेंसिटी बोलो, आपकी मर्जी, लीनियर डेंसिटी, या हम लोग बोल सकते हैं यहां पे मास पर यूनिट लेंथ, ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। इनवर्सली है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। और यहां पे कौन कांस्टेंट बच्चों, टेंशन एंड लेंथ जो है रिमेन कांस्टेंट होंगे बच्चों। यहां पे समझ में आ रहा है, ये तीन लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी के लॉ। मतलब बच्चों हमने, अगर आप लोगों ने यहां पे ये मास पर यूनिट लेंथ बढ़ा दी ये स्ट्रिंग की, है ना, तो बच्चों हो सकता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। इसलिए हम लोग जो स्ट्रिंग लेते हैं वो धागे जैसी लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, जैसे कि मार्केट जैसे लोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बच्चों, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन या नंबर्स ऑफ लूप बोलेंगे, है ना, ये कम होंगे। मतलब ये मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसलिए जितना हो सके उतनी स्ट्रिंग पतली से लेना है, थिन लेना है बच्चों, मतलब एकदम ऐसे बारीक सी छोटी सी लेना है, ज्यादा ऐसी जाड़ी मत लेना, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी पे असर ना पड़े। तो इसलिए ये चीजें आप लोगों को बहुत सोच समझकर करना पड़ेगी बच्चों। इसके अलावा बच्चों लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी में हम लोग लॉ ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं, या तीसरा लॉ, चौथा लॉ बोल सकते हैं, बोलना है तो, नहीं बोलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेंगे सर लॉ ऑफ रेडियस, रेडियस तो दिख रहा ही नहीं इसमें, कर रहे कैसे? सिंपल सी बात है बच्चों कि यहां पे ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पता है आप लोगों को ऐसी होती है स्ट्रिंग, ठीक है, ये ऐसी होती है, ये स्ट्रिंग, इसको उठा के यहां लाओ, इसकी लेंथ होगी बच्चों यल, ठीक है, और इसका जो भी आपको ये गिनना है लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लंबाई जब चीज होती है मास पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। अगर सरफेस हो इस बोर्ड का तब बोलते हैं बच्चों मास पर यूनिट एरिया, ध्यान देना है। अगर रूम के बारे में किसी ने पूछा, क्योंकि इसका सरफेस, इस बोर्ड का सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर किसी ने आपको बोला कि रूम के बारे में बताओ तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि लेंथ है इसलिए मास पर यूनिट लेंथ है। अच्छी बात है सर, इसमें तो रेडियस दिख रहा नहीं, क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पे जो मास पर यूनिट लेंथ है बच्चों, ये स्मॉल एम कौन है, स्मॉल एम कौन है, चलो सॉरी, स्मॉल एम ये है कैपिटल मास पर यूनिट लेंथ। लेकिन बच्चों मुझे इसके डेंसिटी के थ्रू बात करनी है, तो डेंसिटी में कैसे बात करेंगे हम लोग? तो डेंसिटी बच्चों ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पे मास जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पता है ना, डेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, समझे? तो इसका फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइड बाय एल, तो ये स्मॉल एम का फार्मूला है। मतलब वॉल्यूम किसका है बच्चों? इस स्ट्रिंग का है। और वॉल्यूम जो होता है किसी भी चीज का, वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि ये लंबाई वाली चीज है, सिलेंडर जैसी। सिलेंडर का एरिया पता है ना आपको, कैसे टॉइस पाए आरएल निकालते हैं, याद है बच्चों आपको? वैसे बच्चों यहां पे इसका जो ये जो स्ट्रिंग है इसका जो एरिया है ये सर्कल जैसा, इसलिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम की बात चल रही है। लेंथ ये हो गया वॉल्यूम बच्चों, जैसे कि यहां पे पाई आर स्क्वायर यल लिख सकता हूं, रो एज इट इज डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ से लेंथ मरवा दो तो मास पर यूनिट लेंथ का यहां पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है। कोई शक है बच्चों? क्या इस वैल्यू में पुटअप कर सकता हूं? तो n इज इक्वल टू 1 बाय टॉइस यल रूट ऑफ टी बाय m। मेरे ख्याल से m की वैल्यू मुझे मिली है। क्या है बच्चों? ये है पाई आर स्क्वायर रो, तो इसको रख सकता हूं बच्चों टॉइस यल, ये आर बाहर आ गया, यहां पे टी पाई रो। तो यहां पे भी आप लोग लॉ तैयार कर सकते हो, सभी को कांस्टेंट मानते हुए, ये डिवाइड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की रेडियस के ऊपर भी डिपेंड होता है। मतलब बच्चों एक बात समझ में आ रही है हम लोगों को, एक बात समझ में आ रही है कि जितना स्ट्रिंग का रेडियस, मतलब जितनी पतली हो स्ट्रिंग उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। मतलब बच्चों रेडियस बढ़ने से हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तो इसलिए बच्चों हम लोग इस प्रैक्टिकल में जो स्ट्रिंग का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं हम लोग, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग को जितना हो सके उतना पतला रखो, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो बोल सकते बच्चों द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। एट दिस टाइम बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है बोलना है, लेंथ एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। और एक बात है बच्चों कि यहां पे ठीक है स्ट्रिंग की ज्यादा डेंसिटी नहीं होती। अगर बच्चों इस स्ट्रिंग के जगह पे अगर अपने स्टील का वायर, स्टील की पता है ना आपको डेंसिटी ज्यादा होती है बच्चों, देखो या खीला होता है पता है ना आपको, लोखंड की आयरन की, देखो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत घने होते हैं, या पार्टिकल एक दूसरे की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे को पार्टिकल खींचते हैं ऐसे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग चीज बनती है। तो बच्चों डेंसिटी का भी असर होता है, कैसे होता है, ये डिवाइडेड है और रूट में है, इसलिए हम लोग ऐसे रो बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हो सकता है तो धागे से, जो धागा से बनाते हैं ना, धागा होता है जैसे कि हम लोग सुई दोरा बोलते हैं, पता है ना, कपड़े सिलाते हैं उससे, ठीक है ना, वो धागा इस्तेमाल करो और रेडियस कम तो, क्योंकि बच्चों डेंसिटी बढ़ने से भी हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। मतलब एक जगह पे आप लोगों ने जो कपास से बनता है धागा, मतलब बहुत हल्का और बहुत स्ट्रिंग कम रेडियस रखा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों N1 बोला है मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी। और दूसरी जगह पे सेम लेंथ पे अगर मैंने बच्चों अगर स्टील से बने वाला, मतलब तार बोलते हैं ना हम लोग, ये स्टील है बच्चों, ठीक है, ये स्टील की स्ट्रिंग है और ये कॉटन से बनी वाली, कॉटन की बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आपको पूछेगा, क्वेश्चंस हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो बच्चों कॉटन वाले की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। कॉटन से धागा बनता है ना, धागा डोरी बोलते हैं, तो डेंसिटी बढ़ने से भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर असर होता है। ये इस लॉ से हम लोगों को चीजें मिलती है। इसके बाद में बच्चों आपके बुक्स में एक सवाल दिया है, उसके ऊपर थोड़ा 6.8 के ऊपर बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बच्चों आपके बुक्स में सवाल है, अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दी है बच्चों आपको नंबर 1 कि इसको लेंथ को पहले 105 सेंटीमीटर है, फिक्स एट वन एंड, एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया, जैसे कि बच्चों यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, सॉरी ये देखो मैंने फिक्स करूंगा यहां पे। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप एंड डाउन, फ्रीक्वेंसी इतनी दी वाली है 15 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी बच्चों मेरे पास है 15 हर्ट्ज। ओके, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द लूप, कितने दिए वाले बच्चों यहां पे 3 लूप्स, मतलब बच्चों ये कह रहा है आपका हाथ यहां है, ठीक है, ये स्ट्रिंग थी 1 2 3, ये 3 लूप तैयार हो गए, ये आपका हाथ है ये, और मैं हिला रहा था इसे जुम 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 जुम, है ना, जैसे कि ये ऐसे लूप तैयार है ना, तो ऐसे 3 लूप्स तैयार हो रहे बच्चों जब स्टेशनरी वेव्स, है ना। देखो ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ इतना अच्छा है सर, तो ये ऐसे 3 लूप्स तैयार हो रहे, उनका कहना है 1 2 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है बच्चों। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव, तो इस वेव की जो, देखो ये तो बंदी वाली अभी, तो इसकी जो आगे जाने वाली जो स्पीड थी, ये किसकी स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड प्रोग्रेसिव, मतलब इस वेव के, पार्टिकल तो वाइब्रेट हो रही है ऐसे, देखो ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रही है यहां पे जुम 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 जुम, और वेव आगे बढ़ रही है, वेव का ये डायरेक्शन है बच्चों, और ये एनर्जी ट्रैवल यहीं तक करें, मतलब बाउंड की वाली एनर्जी आगे ट्रैवल नहीं होगी। ओके, तो यहां पे स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रिंग, मतलब मुझे यहां पे निकालना है स्पीड, मेरा ये उद्देश्य है। अच्छी बात है। आप लोगों को एक बात पता है बच्चों, एक लूप को λ/2, दूसरी भी लूप λ/2, तीसरी भी लूप λ/2, एक लूप की लेंथ होती है, या ये भी बोल सकते बच्चों 2 नोड के बीच में का जो डिस्टेंस होता है λ/2, ये भी नोड है बच्चों, ये भी नोड, आपकी मर्जी जैसे बोलना है। अच्छी बात है। तो ये है बच्चों मेरे पास इसकी स्ट्रिंग की लेंथ, तो λ/2 λ/2 λ/2, मतलब L इज इक्वल टू 3 λ/2 ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये मेरा सवाल है। समझ में आ रहा है भैया, कोई टेंशन है, मुझे वेवलेंथ निकालनी लैम्बडा पहले, तो क्यों बच्चों, क्योंकि V इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो लैम्बडा पता, n तो पता है मुझे, लैम्बडा पता करवाना पड़ेगा। तो L इज इक्वल टू 3 λ/2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू टॉइस L/3, समझे बच्चों। तो λ/2, L की वैल्यू मेरे पास 105 है बच्चों यहां पे, क्या मैं इसको पहले सबसे पहले सेंटीमीटर में ही रहने देता हूं, 105 है डिवाइडेड बाय 3, सबको टेबल आता होगा बच्चों, 2 यहां पे 3 जा
करेक्ट है। यहां 5 15 हो गए ना, मतलब 35। तो बच्चों 70 सेंटीमीटर मुझे लैम्बडा मिला है। कोई बात नहीं है, लैम्बडा है मेरे पास 70। उसको आपको अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² से करना पड़ेगा। सही है बच्चों, बढ़ना आगे। चलो मुझे लैम्बडा मिला है बच्चों, तो मैं निकाल सकता हूं v = n लैम्बडा। तो v लैम्बडा n है मेरे पास 15 और लैम्बडा है मेरे पास ये। सही बच्चों, तो 15 जीरोजा है ना, यहां पे 35 है ना, ये 7 जा 10, मतलब ये मिल रहा है 10⁻²। कोई टेंशन है भैया, समझ में आ रहा है ना। अरे जीरो एज इट इज, मैंने कुछ नहीं 15 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 2 से शिफ्ट करना है तो 10.5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब बच्चों इस जो प्रोग्रेसिव वेव्स है ये स्पीड से जा रहा है, वो है आपके पास 10.5 मीटर प्रति सेकंड। इतने स्पीड से ये प्रोग्रेसिव वेव्स आगे जा रही थी, बाद में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, इसलिए वो स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई, ये बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये है, ये समझाने की मैं यहां पे आपको कोशिश कर रहा हूं बच्चों। तो ये हमारा आज का जो लॉस था। उसके बाद में बच्चों हम लोग सोनोमीटर की तरफ बढ़ने वाले हैं, जो कि ओल्ड सिलेबस में सोनोमीटर के प्रॉब्लम्स तो आते थे, लेकिन सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट नहीं था। अब आपके सामने मैं इसके बाद का मतलब जो लेक्चर होगा आपका, उसके मैं यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, कमेंट डालना, अगर कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ करना है तो हम लोग ऐसे ही, और शेयर करना बच्चों ज्यादा से ज्यादा, ताकि बच्चों में सिलेबस देखो, इस चैनल पे सभी सिलेबस कंप्लीट किए वाला मिलता है। मैंने क्रैश कोर्स लिया था, कंप्लीट किया था, आपके लिए भी सीईटी नीईटी बहुत सारी चीजें लेके आने वाला हूं। लेकिन पढ़ाई करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक।